नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, हम 12th क्लास का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म कर रहे हैं, लेकिन फ्लावर को भी बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 11th का कंसेप्ट भी अच्छा हो और 12th के लिए भी अच्छा हो। जहाँ तक अपनी लास्ट क्लास की बात है, अपन ने डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। हाँ, एक और आवश्यक सूचना जो मैं बताना भूल गया था वो आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं, 10th RBSC वालों का लास्ट एग्ज़ाम हो चुका है, और जो भी 10th में जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है या जो सोचते हैं कि उनको 11th में साइंस लेनी है, वो आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि 1 जुलाई तो हो ही गया है। अमूमन आप इस समय तक अगली क्लासों में प्रमोट हो जाते हो और आपकी विधिवत रूप से पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो आपके लिए आपके साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं तो 11th क्लास के विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि आज से ही आपको पूर्ण रूप से पढ़ाई में लगना होगा, आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से। और उसी के लिए हम आपके लिए 11th क्लास के बायोलॉजी के वीडियो भी शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल आपकी हिंदी की क्लास हुई, इंग्लिश की क्लास हुई, तो विधिवत रूप से ऐसे क्लासों का क्रम बढ़ता जाएगा सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए। जैसे किसी भी क्लास का ड्यूरेशन 30 मिनट्स के अंदर रखने की कोशिश की जाएगी, क्लासों के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, एक दिन में 3 से या 4 क्लास से इससे ज़्यादा क्लास नहीं करवाई जाएगी, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का बोझ ना आवे। शनिवार को मैंने आपको बता रखा है कि जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। शनिवार को हम जो टेस्ट लेते हैं ताकि आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, क्योंकि विधिवत टेस्ट चलेंगे, उसी से आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना है। तो टॉपिक के ऊपर आते हैं वापस और लास्ट क्लास के ऊपर बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डेवलपमेंट बताया था। आज डेवलपमेंट के बाद में मैंने आपको कुछ लेयर्स का ओरिजिनेट कैसे हुई उसके बारे में बताया। आज एक एक लेयर के बारे में अपन डिटेल स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं। जो एंथर की वॉल है, एंथर वॉल, उसका डिफ्रेंशिएशन के अंदर कितनी लेयर बनी थी याद कीजिए। फोर लेयर्स। कौन कौन सी थी? सबसे पहली एपिडर्मिस, दूसरी, आप भी मन में रिवाइज कीजिए ताकि आपको याद रहे, एंडोथीशियम, सी मिडल लेयर, एंड डी टेपिडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। टेपिटम इंडिविजुअल 1 नंबर का क्वेश्चन और इसको कंप्लीट 4 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल में शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, आप रिवाइंड कीजिए उस स्ट्रक्चर को एक बार और आप अपन उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ले चलता हूँ मैं आपको उस स्ट्रक्चर की तरफ, ताकि अपन को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो। चलते हैं उस स्ट्रक्चर की तरफ। तो अपन अपने डायग्राम पे आ गए हैं। अब एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये देखिए तो पोलन सेक की, ये जो पोलन सेक है, ये वाली लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, एपिडर्मिस। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी है? आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और एक चीज़ और नोट कीजिए कि एपिडर्मिस की केवल एक लेयर है, उसके बाद में ये देखिए एपिडर्मिस की केवल एक लेयर चल रही है। एपिडर्मिस की केवल एक लेयर है। और ध्यान से देखिए तो ये रेडियली इलोंगेटेड है, मतलब पूरी तरह से फैली हुई है, दीर्घित हो रखी है, पूरे एरिया में फैली हुई है। तो ये क्या है? रेडियली इलोंगेटेड है, ठीक है। और एक और चीज़ आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये केवल एक ही परत है। कितनी परत है? एक ही परत है। तो अपन को इसके बारे में एग्जाम के लिए क्या क्या बात इंपॉर्टेंट हो गई कि एक तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई, ठीक है, एक ही परत है, एक कोशिका ही मोटी है, ठीक है, सिंगल सेल्ड है, ठीक है, कंटिन्यूस लेयर है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नज़र से देखें तो इसका ओरिजिन
आर्चीस्पोरियल सेल से, प्रसूतक कोशिका से नहीं हुआ है। इसका ओरिजिन आर्चीस्पोरियल सेल से नहीं हुआ है, नॉट आर्चीस्पोरियल सेल, प्रसूतक कोशिका से इसका ओरिजिन नहीं हुआ है। बाकी अगर एंडोथीशियम की बात करें, मिडल लेयर की बात करें, टेपिटम की बात करें, सबका ओरिजिन किससे है? प्रसूतक कोशिका से। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कोई भी चीज़ आउटर मोस्ट है, जैसे हमारी स्किन भी है तो वो आउटर मोस्ट है, तो आउटर मोस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? उसका नेचर कैसा होता है? प्रोटेक्टिव होता है। कैसा होता है? प्रोटेक्टिव नेचर। तो इसका भी नेचर कैसा है? प्रोटेक्टिव। हिंदी में रक्षात्मक। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एपिडर्मिस अगर एग्जाम में आएगी तो आप गलत करोगे क्या? नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एक एक चीज़ अब एकदम क्लियर है कि सबसे आउटर मोस्ट है, ठीक है, एक कोशिका मोटी है, एक परत ही है, सिंगल सेल्ड है, ओरिजिन आर्चीस्पोरियल नहीं है और प्रोटेक्टिव नेचर है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर के बारे में बात करते हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, 1 या 2 दिन में आपके लिए भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा, तो आप भी विधिवत रूप से पढ़ना शुरू करें। मोस्ट प्रोबेबली अपना पहला टॉपिक डीएनए रहने वाला है, तो उसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी की जाएगी, तो आप तैयार रहें। चलिए अब नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं। एपिडर्मिस के बारे में बात हो गई, नेक्स्ट लेयर कौन सी है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम पहला पॉइंट, ये किसके नीचे है? ये एपिडर्मिस के नीचे हो गई, पहला पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जब पोलन सैक फटेगा या पोलन सैक का प्रस्फुटन होगा, ठीक है ना, डीजनरेट होगा पोलन सैक, तब इसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगा। जब पोलन सैक का डीजनरेशन होगा तब इसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगा। देखिए एक और काम की बात, एक और चीज़ आप देख रहे हैं, ये भी एक परतीय है, ये भी कैसी है? एक परतीय है, और कैसी है? रेडियली इलोंगेटेड है। ये भी कैसी है? रेडियली इलोंगेटेड है, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनिए, एंडोस्थीशियम की इनर वॉल के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एंडोस्थीशियम की इनर वॉल है, जो इसकी इनर वॉल है, इसके ऊपर, इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, हिंदी में भी बोल देता हूँ ताकि क्लियर है। हिंदी में कहा जाएगा आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियाँ। क्या कहा जाएगा? आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियाँ। इंग्लिश में कहा जाएगा इनर टेंजियल वॉल। क्या कहा जाएगा? इनर टेंजियल वॉल। इसके ऊपर अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। किसका जमाव होता है? अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। किधर होता है? इनर टेंजियल वॉल के ऊपर किसका जमाव है? अल्फा सेलुलोज का जमाव है, जो कि क्या है? इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, विशेष लक्षण। जो क्या है? इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्या है इनका? स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? देखिए एंडोथीशियम की बात कर रहे हैं। एंडोथीशियम की आंतरिक परत पर, इनर टेंजियल वॉल पर एक केमिकल का जमाव है जिसका नाम है अल्फा सेलुलोज, जो इनका क्या है? विशेष लक्षण है। ये जमाव कैसा होता है? ये अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा होता है। ये जमाव कैसा है? अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा। कैसा है? अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा। कहीं कहीं गोलाकार भी जमाव देखने को मिलेगा। इस टाइप का आपको जमाव देखने को मिलेगा। ये जमाव किसका है? अल्फा सेल्यूलोज का है, ठीक है। कहाँ है? इनर टेंजियल वॉल के ऊपर है। क्लियर? आगे बढ़े, वापस कलर चेंज कर लेते हैं। नेचर कैसा है इनका? हाइड्रोस्कोपिक नेचर है। कैसा नेचर है? हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक नेचर है, मतलब आर्द्रताग्राही हिंदी में।
कैसा नेचर हुआ? आर्द्रताग्राही वाला नेचर हुआ, हाइड्रोस्कोपिक नेचर हुआ। अब आर्द्रताग्राही वाला नेचर है तो ध्यान से सुनिए, जो ड्राई कंडीशन होगी, शुष्क परिस्थितियाँ होगी, उसमें इसके अंदर क्या होगा? खिंचाव पैदा होगा। क्या होगा? खिंचाव पैदा होगा। जैसे ड्राई कंडीशन आ गई तो इनके अंदर क्या होगा? एक खिंचाव पैदा होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है ना, एक खिंचाव पैदा होगा। उस खिंचाव की वजह से क्या होगा? लघु बीजाणुधानी का प्रस्फुटन होगा। उस खिंचाव की वजह से किसका प्रस्फुटन होगा? लघु बीजाणुधानी का। क्लियर है यहाँ तक आपको? किसकी वजह से? इस खिंचाव की वजह से। इस खिंचाव की वजह से लघु बीजाणुधानी जो परागकोश है उसका प्रस्फुटन होगा। किसका प्रस्फुटन होगा? परागकोश का। और परागकोश का प्रस्फुटन होगा तो क्या बाहर निकलेंगे? परागकण बाहर निकलेंगे, पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे, माइक्रोस्पोर बाहर निकलेंगे, जिसे अलग अलग वर्ड दिए हैं मैंने आपको ताकि आपको सारे वर्ड क्लियर है। तो कैसा नेचर है इसका? हाइड्रोस्कोपिक, मतलब आर्द्रताग्राही। तो शुष्क परिस्थितियों में क्या खिंचाव उत्पन्न होगा? खिंचाव उत्पन्न होगा तो वो जो परागकोश है उसके अंदर क्या होगा? हेल्प करेगा। किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा? प्रस्फुटन के लिए हेल्प करेगा। क्लियर है आपको? बिल्कुल। तो यहाँ 2 लेयर एकदम क्लियर हो गई। एक लेयर कौन सी हुई? एपिडर्मिस। और दूसरी लेयर कौन सी हुई? एंडोस्थीशियम। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? एपिडर्मिस भी एकदम क्लियर है, एंडोस्थीशियम भी एकदम क्लियर है। सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, एपिडर्मिस, एंडोस्थीशियम, मिडल लेयर और फिर टेपिटम। देखिए सीक्वेंस याद रहेगा ना तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग जाएगा कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा था। क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं, इसको रब कर लेता हूँ फिर आगे चलते हैं। ये फटाफट से रब हो रहा है। याद हो गया होगा अभी तक आपको? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन ऐप के थ्रू पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी एडमिशन शुरू है, तो आप स्कूल में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोचिंग क्लास के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा या अनलॉक 2 ख़त्म हो जाएगा, जब कंडीशन नॉर्मल होगी, कोरोना वायरस के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो आएगा मेरा कि कोरोना वायरस क्या है। सार्स के बारे में पता है आपको? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS-CoV-18, उसके बारे में अपन बात करेंगे कभी। चलो आगे चलते हैं। थर्ड लेयर, एंडोस्थीशियम की बात हो गई, एपिडर्मिस की बात हो गई। अब किसकी बात होगी? मिडल लेयर्स की। किसकी बात होगी? मिडल लेयर की। यहाँ हेडिंग भी लगा देता हूँ ताकि आपके क्लियर है। मध्यवर्ती हिंदी में कहा जाता है। पहला पॉइंट एंडोस्थीशियम के ठीक नीचे है। दूसरा पॉइंट जो आपको दिख रहा है, यहाँ 2 एरो बना रखे हैं। कितने एरो? तो ये तो पता चल गया कि केवल इसकी एक लाइन नहीं है, इसकी 1 से 3 पंक्तियाँ भी हो सकती है। 1 से 3 लेयर भी हो सकती है। ये देखिए 1 और ये 2, और हो सकता है कि किसी किसी में इसकी 3 पंक्तियाँ भी हो। इसके बारे में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसकी 1 से 3 पंक्तियाँ भी हो सकती है। एंडोस्थीशियम के ठीक नीचे होती है, बहुत कम समय तक जीवित रहती है। ये अल्पजीवी है। कैसी है? अल्पजीवी है। और इनकी जो लेयर होती है, भित्ति होती है, ठीक है ना, वो बहुत पतली होती है। वॉल बहुत पतली होती है। कहीं समझ नहीं आया हिंदी में, कोई गड़बड़ रह जाए, वर्ड को समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी ध्यान से सुन ले क्योंकि हो सकता है हिंदी लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो जाए। अल्पजीवी, पतली भित्ति, ठीक है। इस मिडिल लेयर के अंदर फूड स्टोर रहता है। किसके अंदर रहता है? पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर स्टोर रहता है। किसके अंदर रहता है? पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर स्टोर रहता है। फूड स्टोरेज है किसके अंदर? पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर। अब जो टेपिटम होगी ना, अब मैं आगे पढ़ूंगा आपको। टेपिटम क्या होगी? यहीं से क्या लेगा? मिडिल लेयर से क्या लेगा? फूड को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो एग्जाम में हज़ारों बार आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेपिटम क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मिडिल लेयर एकदम क्लियरली समझ में आ गई आपको। एंडोस्थीशियम के ठीक नीचे होती है, 1 से 3 पंक्तियाँ होती है, अल्पजीवी है, ठीक है, और पतली भित्ति होती है। फूड स्टोरेज किस में रहता है? पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर रहता है, और फूड स्टोरेज होता है इसके अंदर बेसिकली, ठीक है ना। नेक्स्ट लेयर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ये लेयर एग्ज़ाम में इंडिविजुअली 2 नंबर का सवाल लेके भी आ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसको अलग से भी पूछा जाए। ऐसा भी हो सकता है इसका 1 नंबर का सवाल आए।
ठीक है ना। और 4 नंबर का सवाल तो आने की संभावना, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। शुरू करते हैं, इसको रब कर लेता हूँ। टेपिडम, इसके बारे में बात करते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर है। ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर, सबसे भीतरी परत, सबसे भीतरी परत, इंग्लिश में इनर मोस्ट लेयर। क्लियर होगी बात? एक और चीज आपको बहुत दिलचस्प लग रही होगी इसको देख के, ये कोशिका सामान्य कोशिकाओं से क्या है? बड़ी है। कोशिका क्या है? बड़ी है। ठीक है। दूसरा एक और चीज़ आपको क्लियरली दिखेगी कि इनका जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है न्यूक्लियस, ये भी क्या है? सामान्य केंद्रक से बड़ा है। बड़ा केंद्रक है इसके अंदर, ठीक है ना। कैसा दिख रहा है? बड़ा केंद्रक दिख रहा है। और इनका जो साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है, जो दिख नहीं रहा है अपन को, ये कोशिका द्रव्य है, ये भी क्या होता है? बहुत गाढ़ा होता है, डेंस होता है। कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? गाढ़ा होता है। कोशिका द्रव्य कैसा है? गाढ़ा है। क्लियर है? शुरुआत में केवल आपको एक ही केंद्रक दिखेगा, उसके पश्चात ये क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है, मतलब बहु केंद्रक की हो जाती है। शुरू में एक ही केंद्रक, फिर क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएट, बहु केंद्र की। तो 2-4 चीज़ें अपन को पता चल गई। एक तो क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर है। दूसरा मैंने आपको बोल दिया कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको पता चला ये कैसी है? इलोंगेटेड है, ठीक है, और बड़ी है, दिखती बड़ी है, और केंद्रक दिख रहा है इसके अंदर, बड़ा केंद्रक दिख रहा है। शुरू में एक ही केंद्रक है, फिर उसके बाद में मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगी, ठीक है। एकदम क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट नहीं। और सामान्यतः क्या होता है कि एक ही लेयर होती है, मतलब इसकी क्या, टेपिटम की कैसी लेयर होती है? एक ही लेयर होती है। अगर बेसिकली बात करूँगा ना, तो आपको टेपिटम की केवल एक ही लेयर मिलेगी। जैसे आप यहाँ से देखिए, ये टेपिटम की आपको केवल एक ही लेयर देखने को मिलेगी। सॉरी, मूव हो गया, इसको सही करता हूँ। सामान्यतः आपको टेपिटम की केवल एक ही लेयर देखने को मिलेगी। ये एक लेयर। क्लियर है? जनरली एंजियोस्पर्म के अंदर। अब बात करते हैं, ये क्या है आपका? पोलन सैक है। क्या है? पोलन सैक है। और पोलन सैक के सब बाहर की तरफ कौन सी है? टेपिटम है। अगर उल्टा क्रम देखें तो ये पोलन सैक है। अब एक एक लेयर को देखेंगे तो सबसे बाहर की कौन सी होगी? टेपिटम होगी। टेपिटम के बाद कौन सी होगी? मिडिल लेयर होगी। मिडिल लेयर के बाद कौन सी होगी? एंडोस्टीशियम होगी। और एंडोस्टीशियम के बाद कौन सी है? एपिडर्मिस है। क्लियर है? तो पोलन सैक किससे सराउंडेड है? पहली बात तो पोलन सैक किससे सराउंडेड हुआ? टेपिटम से। किससे सराउंडेड है? टेपिटम से सराउंडेड है। क्लियर है? शुरुआती दौर में इनिशियली ये डिप्लॉयड होती है, बाद में ये क्या? पॉलीप्लॉयड हो जाती है और मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है। मतलब डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित और पॉलीप्लॉयड मतलब बहुगुणित। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुकेंद्र की। क्लियर है? बहुकेंद्र की क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर एक प्रोसेस होता है, कौन सा? एंडोमाइटोसिस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोमाइटोसिस। ठीक है, एंडोमाइटोसिस। और होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एंडोमाइटोसिस होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसलिए डिप्लॉयड से पॉलीप्लॉयड, एक न्यूक्लिएट से कितने? मल्टी न्यूक्लिएट में कन्वर्ट हो जाती है। तो एकदम क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे कि क्यों होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अपन को पता होना चाहिए एंडोमाइटोसिस की वजह से होती है सर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से होती है, या पॉलीटाइनी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। अब
टैपिटम क्या है, मैंने अभी आपको पहले से ही बताया गया, ये अब्जॉर्व फूड किससे करती है, मिडिल लेयर से। ये मिडिल लेयर से क्या करेगी, फूड अब्जॉर्व करेगी। कलर का चेंज कर लेता हूँ। ये मिडिल लेयर से क्या कर रही है, फूड अब्जॉर्व कर रही है। और मिडिल लेयर में फूड किसके अंदर स्टोर है, पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर स्टोर है। किसके अंदर स्टोर है, पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर स्टोर है। तो मिडिल लेयर से क्या कर रही है, फूड ऑब्जर्व कर रही है। और प्रोवाइड किसको करा रही है, प्रोवाइड कराएगी ये फूड टू माइक्रोस्पोर मदर सेल। लघु बीजाणु मात्र कोशिका को प्रोवाइड कराएगी, माइक्रोस्पोर को। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका और माइक्रोस्पोर को प्रोवाइड कराएगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर, क्लियर है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु और परागकण भी कहा जाता है। टैपिटम की जो सेल्स होती है, ये टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं, टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो सीक्रेट करती है हार्मोन्स और एंजाइम। हार्मोन एंड एंजाइम। टैपिटम की जो कोशिका है वो हार्मोन और एंजाइम का स्त्रावण करती है। क्लियर है टैपिटम के बारे में ये बातें, ध्यान से सुन लेंगे वापस। सबसे इनर मोस्ट लेयर है, कोशिकाएं बड़ी होती है, इलोंगेटेड होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य कैसा होता है, डेंस होता है, बड़े केंद्रक वाली है। शुरुआत में केवल एक ही केंद्रक है, फिर कैसी हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है। ठीक है, एक लेयर्ड ही है। ठीक है, पुलन सेक्स सराउंडेड किससे है, टैपिटम से सराउंडेड है। इनिशियली कैसी है, डिप्लॉइड है। ठीक है, बाद में कैसी हो जाती है, पॉलीप्लॉइड हो जाती है। पॉलीप्लॉइड कैसे होती है, क्योंकि एंडोमाइटोसिस होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है या पॉलीटाइन होता है। टैपिटम अब्जॉर्ब क्या करती है, फूड करती है। कहाँ से करती है, मिडिल लेयर से करती है। फूड अब्जॉर्ब करके देगी किसको, टैपिटम को। अपने पास थोड़ी रखेगी, टैपिटम को फूड का स्टोरेज थोड़ी रखना है हमेशा के लिए। तो टैपिटम फूड अब्जॉर्ब करके किसको देती है, कहाँ से अब्जॉर्व करती है, पहली बात तो मिडिल लेयर से। और देती किसको है ये फूड, माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर को देती है। ठीक है, टैपिटम कुछ हार्मोन्स और एंजाइम का भी सीक्रेशन करती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकदम क्लियर। अब टैपिटम के टाइप्स है जो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। बहुत अजीब सी किस्मत हुई तो आपसे 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन बहुत डिटेल में करेंगे ताकि न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं अपन को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो उसके बारे में अपन शुरू करते हैं। अभी तक अपन ने टैपिटम की स्ट्रक्चर देख ली, अब टैपिटम के प्रकार पढ़ते हैं। तो बेसिकली टैपिटम जो है 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। और किसी भी चीज़ के विभाजन का आधार होता है, तो इसके विभाजन का आधार क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आकृति, संरचना और कार्यशैली इसके विभाजन का आधार है। मतलब टैपिटम को 2 भागों में कैसे बांटा गया, किसके आधार पर बांटा गया, आकृति, संरचना और कार्यशैली के आधार पर बांटा गया। ठीक है ना, तो अब टैपिटम के प्रकार के बारे में बात करते हैं बहुत डिटेल तरीके से। ठीक है, टैपिटम बेसिकली 2 प्रकार की होती है। टैपिटम बेसिकली 2 प्रकार की होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नाम क्लियर है, अमीबॉइड टैपिटम। दूसरा नाम है ग्लैंड्यूलर। दूसरा नाम क्या है, ग्लैंड्यूलर। अमीबॉइड के कुछ और नाम भी है, एक और नाम है इनवेसिव। इनवेसिव साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, इनवेसिव। एक और नाम है पेरी प्लाज्मोडियल। अमीबॉइड, इनवेसिव
और पेरिप्लाज्मोडियल, तीनों इसी के नाम हैं। नाम के बारे में बता दिया, अमीबॉइड, इन्वेसिव, पेरिप्लाज्मोडियल, ग्लैंडुलर, सिक्रेटरी और स्रावी। सिक्रेटरी भी कहा जाता है इस टेपिटम को, स्रावी टेपिटम हिंदी के अंदर कहा जाता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। डिवीज़न किस बेसिस के ऊपर हुआ? आकृति, संरचना और कार्यशैली के ऊपर बेसिस हुआ। ठीक है, अब एक एक टेपिटम को बहुत डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग है अपना अमीबॉइड टेपिटम। देखिए, टेपिटम के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, इस वजह से उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेपिटम ये आई है, यहाँ क्लियर दिख नहीं रहा है लेकिन आई है, पेंसिल थोड़ा इशू कर रही है। अमीबॉइड टेपिटम ये बेसिकली प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम या पुराना। जो पुराने टाइप के एंजियोस्पर्म हुआ करते थे ना, जो पुराने ज़माने के एंजियोस्पर्म, उसके अंदर ये पाई जाती थी। प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती थी, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर ये पाई जाती थी। कौन सी टेपिटम? अमीबॉइड टेपिटम, जिसे दूसरा नाम क्या दिया? प्लाज्मोडियल और इन्वेसिव। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात, ये फूड कहाँ से ऑब्जर्व करेगी? ध्यान से सुनिए। तो अपन को पता है कि फूड कहाँ से, मिडिल लेयर से आएगा, मिडिल लेयर से ऑब्जर्व करेगी, मिडिल लेयर से ये फूड ऑब्जर्व करेगी। जैसे ये मिडिल लेयर से फूड ऑब्जर्व करेगी तो अपन को पता है कि उसका नेचर कैसा है, मिडिल लेयर का अल्पजीवी है। जैसे इसने फूड ऑब्जर्व किया तो मिडिल लेयर क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे ही इसने, मतलब किसने? अमीबॉइड टेपिटम ने मिडिल लेयर से फूड ऑब्जर्व किया तो मिडिल लेयर क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक है, डीजनरेट हो जाएगी। तो और जो फूड मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा? किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? टेपिटम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जो मिडिल लेयर है वो क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीजनरेट। ठीक है, डीजनरेट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब टेपिटम की जो कोशिकाओं ने फूड ऑब्जर्व किया है उनको नाम दिया गया टेपिटल सेल। क्या नाम दिया गया? टेपिटल सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जिन सेल्स ने फूड एब्जॉर्ब किया उन्हें क्या नाम दिया गया? टेपिटल सेल। क्या नाम दिया गया? टेपिटल सेल। टेपिटल सेल क्या करती है? फूड ऑब्जॉर्व किया, फिर इस ऑब्जॉर्व फूड को एक ग्रैन्यूल में कन्वर्ट कर देती है, फूड ग्रैन्यूल में कन्वर्ट कर देती है। फूड ऑब्जॉर्व किया और उसको कन्वर्ट कर दिया, उस फूड को कन्वर्ट कर दिया किस में? ग्रैन्यूल्स में। किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। ध्यान से सुन लीजिएगा। फूड ऑब्जर्व किसने किया? टेपिटल सेल ने किया। टेपिटल सेल ने फूड ऑब्जर्व करके उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? फूड को ग्रैन्यूल में कन्वर्ट कर दिया। उस ग्रैन्यूल का नाम क्या है? प्रोटोप्लास्ट बॉडी। क्या नाम है? प्रोटोप्लास्ट बॉडी, जिसे क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लास्ट बॉडी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट वाली बात भी नहीं है, बहुत ईजी है। आगे चलें। अब ध्यान से सुनिए। द इनर मोस्ट लेयर होती है ना जो टेपिटम की, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर, वो डिसॉल्व हो जाती है। टेपिटम डिसॉल्व हो जाती है और रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? प्रोटोप्लास्ट। अब मान के चलिए ये टेपिटम की इनर मोस्ट लेयर है और यहाँ क्या है आपका? माइक्रोस्पोरेंजियम या जिसके बारे में अपन
अच्छे से अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये डिसॉल्व हो गई, यहाँ जगह जगह से ये डिसॉल्व हो गई, और यहाँ क्या फिल हुआ है, प्रोटोप्लास्ट। क्या भरा हुआ है, प्रोटोप्लास्ट। अब ये डिसॉल्व होगी तो ये प्रोटोप्लास्ट कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। ये कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अंदर कहाँ आ रहा है, ये पोलन सैक के अंदर आ रहा है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की कैविटी के अंदर आ रहा है। क्लियर बात है। तो ये अंदर की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो इनर वॉल है टेपिटम की वो क्या हुई, डिसॉल्व हो गई, वो घुल गई, ठीक है ना। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो कहाँ आएगा, किसके अंदर आएगा, कैविटी के अंदर आएगा। कैविटी किसकी है, माइक्रोस्पोरेंजियम की कैविटी है, ठीक है। अब ये अंदर आ गया, तो ये अंदर कहाँ आया, पोलन सैक के अंदर आया। तो पोलन सैक के अंदर आते ही इसको नाम दिया जाता है पेरीप्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया जाता है, पेरीप्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया जाता है, पेरीप्लाज्मोडियम। इसे क्या कहा गया, प्रोटोप्लास्ट बॉडी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनर वॉल थी वो घुल गई। इनर वॉल घुलने के बाद क्या हुआ, ये जो प्रोटोप्लास्ट था वो किसके अंदर आ गया, कैविटी के अंदर आ गया, पोलन सैक के अंदर आ गया। अब जैसे ही ये पोलन सैक के अंदर आया, आफ्टर एंटर इनटू पोलन सैक, कॉल्ड पेरीप्लाज्मोडियम। क्या कहा जाता है, पेरीप्लाज्मोडियम कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों तरफ क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों तरफ क्या है, पेरीप्लाज्मोडियम है, ठीक है। जैसे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझना, और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, पेरीप्लाज्मोडियम। पेरीप्लाज्मोडियम इसके चारों तरफ है, ठीक है। तो ये पेरीप्लाज्मोडियम इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, मेंट प्रोवाइड करेगा, पोषण प्रोवाइड करेगा। क्लियर बात है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में। माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे गिर गई, पेरीप्लाज्मोडियम से गिर गई, और पेरीप्लाज्मोडियम हम क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल को प्रोवाइड करेगा, और वो नरिशमेंट किस में जाएगा, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर में जाएगा। किस में जाएगा, डेवलपिंग, किस में जाएगा, डेवलपिंग माइक्रोस्कोप में जाएगा, ठीक है। इस टाइप की टेपिटम में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है वो डी जनरेशन के बाद होता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन आफ्टर डी जनरेशन। क्लियर है, डी जनरेशन के बाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल है इसका टाइफा। क्लियरली बात समझ में आ गई, वापस बता देता हूँ। अमीबॉइड टेपिटम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, फूड ऑब्जर्व करता है। जो फूड ऑब्जर्व करती है उससे क्या कहा जाता है, टेपिटल सेल। टेपिटल सेल फूड को किस में कन्वर्ट कर देती है, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज़ में कन्वर्ट कर देती है। जो इनर वॉल होती है टेपिटम की वो डिसॉल्व होने लग जाती है, जिससे प्रोटोप्लास्ट किसके अंदर आ जाता है, कैविटी के अंदर आ जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। जो नरिशमेंट किसको ट्रांसफ़र होता है, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है उसको ट्रांसफ़र होता है। और इस टाइप का जो टेपिटम है उसके अंदर न्यूट्रिशन डी जनरेशन के बाद प्रोवाइड होता है। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन आफ्टर डी जनरेशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन आफ्टर डी जनरेशन। और इसका एग्जाम्पल है टाइफा। क्या एग्जाम्पल है, टाइफा। एकदम क्लियर, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। आगे चलें, चलते हैं। जो दूसरे टाइप की टेपिटम है उसे कहा जाता है ग्रैंड्यूलर। क्या कहा जाता है, ग्रैंड्यूलर। क्या कहा जाता है, ग्रैंड्यूलर टेपिटम। ये एडवांस टाइप की है। वो कैसी थी, प्रिमिटिव टाइप की थी। ये कैसी है, एडवांस टाइप की है, ठीक है। ये क्या होती है, ये डीजनरेट क्विकली नहीं होती है। ये अब्जॉर्व करेगी फूड किससे, मिडिल लेयर से, और सीक्रेट किसको कर देगी, कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया को कर देगी। इसने फूड का क्या किया, अब्जॉर्व किया, डीजनरेट नहीं हुई, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया की कैविटी है उधर सीधा के सीधा
ट्रांसफ़र कर देगी, ये फूड को स्टोर करके नहीं रखेगी। क्लियरली बात है, ठीक है। तो जो आप पॉइंट लिखते हैं ना कि एक तो ये बहुत डीजनरेट क्विकली नहीं होती है, दूसरी बात ये फूड किससे ऑब्जर्व करेगी, मिडल लेयर से ऑब्जर्व करेगी, और सीक्रेट किसके अंदर करेगी, कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कर देगी। दूसरी बात ये उसको स्टोर करके नहीं रखेगी। इसका एग्जाम्पल है कैप्सेला, एग्जाम्पल है कैप्सेला और फ्लावरिंग प्लांट्स जो एडवांस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्विकली डीजनरेट नहीं होती है सबसे पहली बात तो क्या होता है इसमें डीजनरेशन से पहले टेपिटम की कोशिकाएं एक स्पेशल ग्रेन्यूल्स का फॉर्म करती है जिसे कहा जाता है प्रोयूबिश बॉडी। प्रोयूबिश बॉडी डीजनरेशन से पहले टेपिटम की कोशिकाएं एक स्पेशल ग्रेन्यूल फॉर्म करती है जिसे कहा जाता है प्रोयूबिश बॉडी। क्या करती है, स्पेशल ग्रेन्यूल फॉर्म करती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोयूबिश बॉडी कहा जाता है। किस में करती है, साइटोप्लाज्म में करती है, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, डीजनरेशन पहले। लेकिन परागकणों का विकास होने पर, जब परागकणों का विकास हो जाता है तो ये प्रोयूबिश बॉडी जो है वो टेपिटल वॉल से ट्रांसफ़र होके किस में आ जाती है, लघु बीजाणुधानी में आ जाती है, माइक्रोस्पोरेंजिया में आ जाती है। तब इन्हें क्या कहा जाता है, यूबिश बॉडी। क्या कहा जाता है, कहाँ से ट्रांसफ़र होती है, टेपिटल सेल से किस में ट्रांसफ़र हुई, माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु। और किस टाइम ट्रांसफर हुई, जब परागकणों का विकास होने पर, परागकणों का विकास होने पर ट्रांसफर हुई, ठीक है। यूबिश बॉडी का एक और नाम है ऑर्बिक्यूल्स। एक और नाम है क्या है, ऑर्बिक्यूल्स है, ठीक है। यूबिश बॉडी के बारे में कुछ और बातें हैं जो मैं जब आपको पोलन ग्रेन में स्पोरोपोलेनिन बताऊंगा तब समझाऊंगा। बेसिकली अगर आज अपन को इतना जितना अपन ने पढ़ा है उसको एक बार ध्यान से आप सुनेंगे तो ग्रैन्युलर टेपिटम में मैंने बताया एक एडवांस टाइप की टेपिटम है, डज नॉट डीजनरेट क्विकली, मतलब फटाफट डीजनरेट भी नहीं होती है, और न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कहाँ से करती है, मिडिल लेयर से, और सीक्रेट किस में कर देती है, माइक्रोस्पोरेंजिया की कैविटी में कर देती है, स्टोर करके नहीं रखती है। एग्जांपल इसका है कैप्सेला। डीजनरेशन से पहले जो सेल्स होती है वो टेपिटम की वो एक स्पेशल टाइप का ग्रेन्यूल फॉर्म करती है जिसे प्रोयूबिश बॉडी कहा जाता है। ये प्रोयूबिश बॉडी परागकणों के विकास के समय टेपिटल भित्ति से या टेपिटल वॉल से किस में ट्रांसफर हो जाता है, लघु बीजाणुधानी में ट्रांसफर हो जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में ट्रांसफर हो जाता है, इसे कहा जाता है यूबिश बॉडी। और इस यूबिश बॉडी के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का जमा हो जाता है। किसका जमा हो जाता है, स्पोरोपोलेनिन का जमा हो जाता है, इसका जमा हो जाता है, स्पोरोपोलेनिन का जमा हो जाता है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो पोलन ग्रेन के जो परागकण हैं उसके एक्साइन का फॉर्मेशन करता है। एक्साइन मतलब बाह्य चोल, बाह्य चोल का निर्माण करता है। मैंने बोला है पोलन ग्रेन पढ़ूंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ूंगा। यूबिश बॉडी का दूसरा नाम क्या है, ऑर्बिक्यूल्स है, ठीक है। पोलन ग्रेन के बाह्य चोल एक्साइन का फॉर्मेशन करता है। पोलन ग्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, बाह्य चोल और अंतःस्थ चोल। बाह्य चोल को एक्साइन, अंतःस्थ चोल को इंटाइन। एक्साइन किसका बना हुआ होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए टेपिटम किस किस चीज़ में मदद करती है तो आप बोलोगे एक तो ट्रांसफर ऑफ फूड, ठीक है, और किस में मदद करती है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात
जो बच्चे बाकी एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे लेकिन आपको लिखना है, ये किसका फॉर्मेशन करती है? स्पोरोपोलेनिन का। फॉर्मेशन किसका करती है? स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करती है। और स्पोरोपोलेनिन क्या काम आता है? बाह्य चूल का निर्माण करता है। किसके बाह्य चूल का निर्माण करता है? परागकणों के बाह्य चूल का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियरली समझ में आया होगा, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। इससे आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, आप पसंद किया, आप आगे अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का भला हो इस अनलॉक के दौर में। क्योंकि विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए वीडियो नहीं है, अभी सामग्री नहीं है, तो किसी भी माध्यम से उनको अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रख पाए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।